Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School. My dear friends, my dear students and all the people watching this video. अभी तक हमने आज डेट है 1 जुलाई 2020 और अभी तक हमने जो कवर किया है मैथ्स में वो है चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले रिवाइज करते हैं सेट्स चैप्टर को। तो सेट्स में क्या होता है, सेट को लिखने का एक तरीका होता है। पहले तो सेट की डेफिनेशन होती है। क्या होता है सेट की डेफिनेशन? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट दिस कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। सो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर सेट इज ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, मैथमेटिकल नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज सेट ऑफ ऑल द बॉयज हु स्कोर्ड मोर देन 70% मार्क्स। ओके, लेकिन बस वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे सपोज करिए मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ ऑल गुड पेन्स, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड आप किसको बोलते हैं? हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलता सेट ऑफ ऑल द गुड स्टूडेंट्स, तो गुड डिफाइन नहीं है कि गुड क्या होता है। ओके, हो सकता है किसी स्टूडेंट के 0% मार्क्स आ रहे हैं लेकिन वो भी गुड स्टूडेंट है, या किसी स्टूडेंट के 95% मार्क्स आ रहे हैं वो भी बैड स्टूडेंट। तो ये हमको नहीं पता कि गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट का क्या क्राइटेरिया है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के 90% से अबव मार्क्स हैं तो हम बोल सकते हैं भाई चलो वेल डिफाइंड हो गया, उसको एक कैटेगरी में डाल दो। ऑलराइट, इसके बाद हमने देखा था सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम ब्रैकेट बना के डायरेक्ट उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या काम करते हैं, उसको एज ए डेफिनेशन की तरह लिखते हैं। ऑलराइट, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में होता है नल सेट, सिंगलटन सेट। नल सेट जिसमें 0 एलिमेंट्स हैं, सिंगलटन सेट जिसमें 1 एलिमेंट है। इनफाइनाइट सेट्स जिसमें there are infinite number of elements, suppose set of all the prime numbers, set of all the natural numbers. all right students, फिर मूविंग ऑन नेक्स्ट हमने एक चीज़ देखी थी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जब भी हम देखते हैं तो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सपोज करिए अगर सेट ऑफ ऑल द ब्लू पेन्स का जिक्र है, जैसे सपोज करिए ये एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, और एक सेट बना दिया भाई सेट ऑफ ऑल द ब्लू पेन्स, ब्लू बॉल पेन्स, ये एक सेट हमने बना दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो वो होगा सेट ऑफ ऑल द पेन्स, ब्लू ब्लैक ग्रीन ब्लू सब आ गया उसमें। और जैसे सपोज करिए अगर स्टूडेंट्स हैं तो सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 90+ मार्क्स। तो अगर इसमें यूनिवर्सल सेट देखें तो सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास, या फिर सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल, ठीक है, पूरा एक यूनिवर्सल। जैसे अगर नंबर्स का जिक्र करें, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शंस, 3/5 -3/5, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हाँ, आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि ऑल द रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर्स के केस में जो लार्जेस्ट सेट पॉसिबल है वो है सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर एक सेट, अगर नंबर्स का जिक्र है तो लार्जेस्ट पॉसिबल सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, ना कि रियल नंबर्स का सेट, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसेट क्लियर है हमको? सबसेट क्या होता है? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बिलोंग टू सेट बी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हमने देखा था ऑपरेशंस ऑन द सेट्स, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर आप बोले ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। फिर वेन डायग्राम का जब भी जिक्र आता है तो उसके बाद एक और चीज़ का जिक्र आता है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, उस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा होता है कि भाई एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं, वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मान लो 30 स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं, 40 स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं और 50 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ते हैं। फिर इंग्लिश और फिजिक्स का इंटरसेक्शन, इंग्लिश और मैथ्स का इंटरसेक्शन, मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन, वो बड़ा सा एक फॉर्मूला वो लिख देते हैं पैराग्राफ। फिर उसके ऊपर हमको फॉर्मूला लगाना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
एनसीईआरटी बुक से उसके क्वेश्चन सारे करने को बोला था मैंने, ठीक है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मुझे अपना फ़ोन नंबर बताइए, मैं आपको वीडियोस सेंड कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कई बातें थी, ऐसा नहीं जो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ केवल। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का भी फॉर्मूला होता है, और वो एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ चलता है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वीडियोज़ में, आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिए। ऑल राइट, फिर इसके बाद सेट्स जैसे ही कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ए क्रॉस बी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। कार्टिजियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी, जिसमें पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट जो सेट बी को बिलोंग करता है, स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी, और उनको सर्कुलर ब्रैकेट्स में हम डिनोट करते हैं पेयर बनाकर, ठीक है। वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स भी होता है, ट्रिपलेट्स का हम ज़्यादातर जिक्र नहीं करते हैं। जैसे ही ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आता है सेट सबसेट ऑफ अ कार्टिजियन प्रोडक्ट, वो होता है रिलेशन, है ना। सेट ए सबसेट ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, 2 एम एन। एम अगर सेट ए के एलिमेंट्स है, एन अगर सेट बी के एलिमेंट्स है, सो 2 एम एन होता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। ओके, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होती है रिलेशन में। ऑल राइट, डोमेन वो होते हैं जो सेट ए के वो एलिमेंट्स जो कि रिलेशन में आ रहे हैं, सेट बी के जो एलिमेंट्स जो रिलेशन में आ रहे हैं वो हो गए रेंज, और कंप्लीट सेट बी अगर हम लें तो वो हो गया कोडोमेन। इसी के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं फंक्शन। व्हाट इज ए फंक्शन? सो बेसिकली अगर डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन इज एक्चुअली ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच फॉलो दिस वन कंडीशन। एक कंडीशन होती है बस, दैट ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए function if and only if all the elements of set A are uniquely connected to some elements of set B. Okay students, so ये रिलेशन एक फंक्शन होती है। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सेट ए में 1 2 3 कुछ एलिमेंट्स ले लिए, सेट बी में 1 2 3 कुछ एलिमेंट्स ले लिए, उनको हम एरो डायग्राम से कनेक्ट करके देखते हैं कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, फंक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट आर द ग्राफ्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन में भी डोमेन, कोडोमेन, रेंज सेम रिलेशन वाली डेफिनेशन होती है। फंक्शन में ध्यान रखना डोमेन हमेशा सेट ए होती है कंप्लीटली, ओके। कोडोमेन सेट बी हो गया, डोमेन हो गया सेट ए, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड, ओके। और रेंज वो हो गई जो सेट बी के वो एलिमेंट्स जो कि कनेक्टेड हैं या फिर जिनकी प्री इमेज सेट ए में लाई कर रही है, ओके। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, उस तरह से सारा हमने डिस्कस किया था। फिर मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो सारे के सारे हमने फंक्शंस का ग्राफ डिस्कस किया था जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ओके। आप उन वीडियोज़ को जरूर ध्यान से देखना। फिर फंक्शंस के बाद हमने फिर जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो था ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज एन एंगल। एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में होता है, एक इनिशियल रे होती है और एक टर्मिनेटिंग रे होती है। और एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो जनरली पॉजिटिव मानते हैं, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो उसे नेगेटिव माना जाता है, ऑलराइट। फिर एंगल को मेजर करते हैं या तो डिग्रीज में, डिग्री से छोटा होता है मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। या फिर आप चाहो तो एंगल को रेडियंस में भी मेजर कर सकते हो, ऑलराइट। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ऑलराइट। जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वाला फॉर्मूला होता है उसमें थीटा हम रेडियंस में ही रखते हैं, डिग्रीज में नहीं रखते, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, सीकेंट, ये सारे आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं को हमने एक बार फुल डिटेल में दोबारा भी देखा था। उनके ग्राफ देखे थे, उनकी डोमेन देखी थी, उनकी रेंज देखी थी और बेसिक आइडेंटिटीज देखी थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 1 कोस थीटा। हाँ चलिए वो हो गया, ऑलराइट। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा जीरो कब कब होता है।
तो साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? जनरल फॉर्मूला लिखते हैं एन पाई पर, 0 पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 8 पाई। ऑलराइट, साइन थीटा 1 कब होता है? 4n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2। साइन थीटा माइनस 1 कब होता है? 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2। कोस थीटा 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। कोस थीटा 1 कब होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने देखा था कि भाई ये 1 और -1 का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका यूज़ आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर बेसिक आइडेंटिटीज़ के बाद हमने एक नया फॉर्मूला पढ़ा था, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई। कोस एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और फिर इन्हीं के बेसिस पर इन दोनों को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करा के ये जो 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, इन्हीं को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के 4 AB फॉर्मूलाज निकाले थे, 2 साइन ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, और CD फॉर्मूलाज निकाले थे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसमें हमने एक चीज़ और भी करी थी कि जो x और y थे, अगर हम दोनों को इक्वल इक्वल पुट करते हैं, जैसे x को भी a पुट कर दिया, y को भी a पुट कर दिया, तो साइन 2a का फॉर्मूला, कोस 2a का फॉर्मूला, टेन 2a का फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट देख लिया था भाई साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3a का फॉर्मूला, टेन 3a का फॉर्मूला। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई थी, तो अभी तक हमको जो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये तो पता ही था, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके हम 120 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री इन सभी की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते थे, 150 डिग्री, 240 डिग्री, या फिर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ 1120 डिग्री। तो इस तरह से हम जो लार्जर वैल्यूज़ होते हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जैसे फॉर्मूलाज आ गए साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू, कोस 75 डिग्री, कोस 15 डिग्री। 15 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे ही 10 15 डिग्री। और जब हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला आ गया, जैसे 10 45 डिग्री हमको पता है 1 होता है, उसकी हेल्प से हम 10 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोट 15 डिग्री की वैल्यू हमको पता है, तो हम कोट 7.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, उसमें एक क्वेश्चन भी था, कोट 7.5 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? आई थिंक √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। उन असाइनमेंट्स को आपको जरूर करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, जो आता है जैसे साइन 1 बड़ा है या फिर साइन 1 डिग्री बड़ा है। ओके, कोस 1 बड़ा है या फिर कोस 1 डिग्री बड़ा है, टेन 1 बड़ा है या टेन 1 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो 1 अगर केवल लिखा हुआ है, जैसे साइन 1 अगर केवल लिखा हुआ है, तो मतलब वो रेडियंस में लिखा हुआ है। ठीक है, 1 रेडियन अराउंड 53 डिग्रीज हो गया, तो आप कंपेयर कर लो साइन 53 डिग्री बड़ा है या फिर साइन 1 डिग्री बड़ा है। ओके, तो साइन 53 डिग्री बड़ा है, क्योंकि साइन 0 से लेकर पाई बाई 2 में एक इंक्रीजिंग टाइप ऑफ फंक्शन होता है, और कोस 0 से लेकर पाई बाई 2 में एक डिक्रीजिंग टाइप ऑफ फंक्शन होता है। तो जितना छोटा एंगल होगा उतनी वैल्यू 1 के पास होगी। तो कोस 1 डिग्री और कोस 1 रेडियन में कोस 1 डिग्री बड़ा है, कोस 1 डिग्री, कोस 1 रेडियन छोटा है। साइन 1 डिग्री छोटा है, साइन 1 रेडियन बड़ा है। एक और हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे हमको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता चल गया और y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता चल गया, तो जब x माइनस 30 डिग्री से लेकर प्लस 30 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि माइनस पाई बाई 6 से लेकर प्लस पाई बाई 6 के बीच में होता है, तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखना कि साइन थीटा हल्का सा थीटा से छोटा होता है। जैसे साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और अगर पाई बाई 6 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो 3.14/6 यानी कि 0.52 के आसपास। पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी? 0.52, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 0.5। तो देखिए 0.5 और 0.52 बिल्कुल क्लोज है ना? तो साइन पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 के बीच में आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख के काम चला सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा मेन टॉपिक आता है
ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने देखा हुआ है, वहाँ तक आपने मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल क्वेश्चन हो गया sin x इक्वल टू 1/2, और इसमें फॉर्मूला केवल सिंपल होते हैं भाई, sin x इक्वल टू sin y, यानी कि वो होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में 3 फॉर्मूला होते हैं, sin x इज इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, tan x इक्वल टू tan y, y बोलो या फिर अल्फा बोलो, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो उसका फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। 7 टाइप्स होती है, जिनमें जनरली जो एक नॉर्मल लेवल है, बोर्ड लेवल है या एनडीए लेवल है, उसमें स्टार्टिंग के 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, बचे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके आईआईटीज में पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, कई बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। अब बताइए x और y की वैल्यू क्या क्या है, तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब साइन x की वैल्यू 1 है और कोस x की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, क्योंकि साइन x -1 से +1 के बीच में जाता है, प्लस माइनस 1 बोल सकते हैं आप, प्लस माइनस 1। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, हमने जो स्क्वायर रूट फंक्शन देखा था तो उसमें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है मोड x के इक्वल। कभी भी अंडर रूट 25 प्लस माइनस 5 के इक्वल नहीं आता, हमेशा अंडर रूट 25 प्लस 5 के इक्वल आता है, ठीक है। मोड फंक्शन का हमने ग्राफ देखा हुआ है, सारी चीजें डोमेन रेंज उसमें कंसीडर करी गई है। मोड एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है, मोड एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ऑल राइट, फिर इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो एक बेहद सिंपल चैप्टर है। उसमें क्या होता है, जनरली हमको एक फॉर्मूला दिया होता है और उस फॉर्मूला को हमको एस्टेब्लिश करना होता है। फॉर्मूला डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, या फिर इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर डिविजिबल बाय प्रूव करने वाला फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तीनों टाइप हमने कंसीडर करी है। एनसीईआरटी से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और वीडियोस देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, किसी भी फॉर्मूला को आप पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। n इक्वल टू 1 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर उसने बोल दिया है कि फॉर्मूला n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए वैलिड है, तो उसमें आप n इक्वल टू 1 नहीं पुट करोगे, आपको जो मिनिमम वैल्यू ऑफ n ले सकते हो उसके लिए प्रूव करना होता है, ओके। n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो आप उसमें n इक्वल टू 4 पुट करिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो आप उसमें n को 1 पुट करिए। n बिलोंग्स टू होल नंबर दिया हुआ है तो n को 0 पुट करिए। पहले तो उसके लिए प्रूव करते हैं, फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मान लेते हैं n इक्वल टू k के लिए फॉर्मूला ट्रू है, और फिर उस बेसिस पर हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फॉर्मूला को ट्रू प्रूव करते हैं अपनी साइड से, कि भाई अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमेशा ट्रू होगा, ऑलराइट। और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और उससे हम अपना रिजल्ट एस्टेब्लिश करते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा, खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान देना, ये जो मैंने आपको अभी रिवीजन कराया है इसमें मैंने केवल मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिक डेफिनेटली पता ही होने चाहिए, केवल वो बताए हैं। इसके अलावा डेप्थ बहुत है हर चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस में डेप्थ बहुत ज़्यादा है। जैसे डोमेन मैंने आपको अभी केवल इतना बता दिया कि डोमेन इज सेट ए, बट एक्चुअली डोमेन फाइंड आउट करने में ही हमको, मतलब अगर हम कोचिंग की बात करें, जैसे अगर आईआईटी के लिए कोचिंग की बात करें, तो केवल डोमेन पर मैं आपको 1 महीना पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ डोमेन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस पर। तो बहुत डेप्थ है इसमें, आप जितना टीचर से इंटरेक्ट करेंगे उतना आपका लेवल बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप होमवर्क करिए और मुझे उस चीज़ को बताइए कि सर मैंने ये होमवर्क किया था, यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल राइट, ताकि मैं आपको अच्छे और लेवल तक पहुँचा सकूँ। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, वो क्लियर है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स